हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। जो यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है 30 अप्रैल को। आज उसका हम जो 20वां चैप्टर है या 20वां टॉपिक है जो आयोग ने अपना सिलेबस पब्लिश किया था, उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक 20 है, इसका नाम है वृक्षारोपण कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन। तो हम ये वाला टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। बाकी 19 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और उम्मीद है अगले 2 से 3 दिन में हम ये पूरे सिलेबस, ये पूरे 26 टॉपिक आपके कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा 100 क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। बाकी अब सीक्वेंस में 4 दिन तक आपको 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे और चौथे दिन के बाद फिर आपको 100 क्वेश्चन के 3 टेस्ट पेपर एटलीस्ट हम आपको देंगे, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो सब टेलीग्राम के थ्रू फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली जो है वो नए अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वृक्षारोपण कार्य योजना। ये बहुत ऑर्गेनिक सा टॉपिक है, इसके बारे में लगभग आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ बहुत अलग से है नहीं, ठीक है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी वो योजनाएं रहेंगी, वो योजनाएं हमने इसमें लिखी हुई हैं। बाकी जो है वो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप लोग डे टू डे में देखते हैं। तो वृक्षारोपण कार्य योजना जो है उसका उद्देश्य जो है वो मेन क्या है, भारत में वन एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में वृद्धि करना। क्या करना है, वन क्षेत्र में और वृक्षारोपण क्षेत्र में क्या करना है, आपको वृद्धि करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, सार्वजनिक भूमि पर भी और निजी भूमि के क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, चाहे सार्वजनिक भूमि हो चाहे निजी भूमि। इसके अलावा जहां आग लग गई है, कृषि या अन्य मानव गतिविधियों से जंगल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हो, उन्हें पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, जहां जंगल क्षेत्र जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको पुनर्स्थापित करना है, वहां पे आपको क्या लगाना है, पेड़ लगाना है। अब देखते हैं ये वृक्षारोपण का महत्व क्या है। तो वृक्षारोपण का महत्व ये है कि पहले तो ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन कैसे, ये एक तो पर्यावरणीय जो प्रभाव है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है, उसको काफी हद तक संतुलित करते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है। इसके अलावा ये क्या है, जीव जंतुओं के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास का काम करते हैं, उनके लिए घर प्रदान करते हैं। उनको यहाँ से क्या मिलता है, वनों से भोजन मिलता है, जो पेड़ होते हैं उनसे भोजन मिलता है। उन्हीं के ऊपर जो हम लोगों ने आपको फूड साइकिल दिखाए थे, जो भोजन चक्र या जो खाद्य चक्र और खाद्य जाल दिखाए थे, तो वो क्या है, वो सभी वृक्षों पर ही निर्भर है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो शाकाहारियों को खाने के लिए क्या हो जाएगा, भोजन की समस्या हो जाएगी। वन नहीं होंगे तो आवास की समस्या हो जाएगी। तो प्रकृति का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये वृक्षारोपण जो है प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, आपको मदद करता है, वातावरण को स्वच्छ रखता है। ये मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एब्जॉर्ब करके आपको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा इससे क्या होता है, आपको फल फूल की प्राप्ति होती है। कई लोग जो है उनकी आर्थिकी इसी पे चलती है, वो वन क्षेत्र से क्या करते हैं, सामान इकट्ठा करके उसको मार्केट में बेचते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था जो है इन्हीं चीजों से चलती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की प्राप्ति, पेड़ पौधों की छाल से औषधि मिलती है। तो वीडियो के लास्ट में हमने कुछ पेड़ पौधों के बारे में लिखा है और उनसे किस तरह की औषधि आपको मिलती है वो एक टेबुलर फॉर्म में बताया, वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर मिलता है, लुगदी बनाते हैं। सूखी पत्तियों से क्या होता है, खाद भी बना सकते हैं आप। इवन ये सूखी पत्तियां जो हैं वो अपने आप अगर जमीन में गिर भी जाएं और उनका आप उपयोग ना करो तो वो धीरे धीरे सड़ के क्या करती है, ह्यूमस के माध्यम से जमीन में मिल जाती है, वातावरण में मिल जाती है और उससे क्या करती है, वो जमीन को दोबारा से क्या करती है, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये तो वृक्षारोपण के क्या हो गए, लाभ हो गए। अब देखते हैं प्रकार कितने होते हैं, कहाँ कहाँ आप क्या कर सकते हैं प्रकार। तो इसके 2 प्रकार से कर सकते हैं आप वृक्षारोपण। एक तो क्या है, शासकीय रोपणी से प्राप्त करना। रोपणी मतलब जहां पर ये वृक्ष जो है रोपण के लिए मिलते हैं, शासकीय मतलब सरकारी। तो आप वृक्षारोपण के लिए वृक्ष क्या कर सकते हैं, शासकीय रोपणी से भी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी किसी रोपणी से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है, और उससे प्राप्त पौधे कर सकते हैं। क्या है, क्यारी की रोपणी से लेकर सैकड़ों क्यारियों की रोपणी का निर्माण किया जा सकता है। यह कृषक की आर्थिक क्षमता, उपलब्ध भूमि और सिंचाई के साधनों पर निर्भर करेगा। अगर कृषक जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो बड़ी रोपड़ी बना सकता है, कई सारी क्यारियां लगा सकता है। मान लीजिए पैसा है लेकिन उसके पास भूमि नहीं है तो वो नहीं एक्सपेंशन कर सकता है, तो उपलब्ध भूमि और उसके पास अगर पर्याप्त जल का साधन नहीं है तो वो इतनी बड़ी क्यारियां नहीं लगा सकता है। तो इनकी जो डिपेंडेंसी होगी वो किस पे होगी, किसान की आर्थिक क्षमता पर, उपलब्ध भूमि पर और सिंचाई के साधनों पर। ठीक है, जो ये कृषक जो है स्वयं की रोपणी बनाएंगे इस पर। ठीक है, शासन के पास तो किसी भी तरह के रिसोर्सेस की कभी कोई कमी नहीं होती है। ठीक, तो ये वृक्षारोपण के प्रकार हो गए।
अब देखते हैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम से क्या है, कार्यक्रम में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वृक्षारोपण के लिए क्या करेंगे, आप पौधशालाओं का निर्माण करेंगे। पौधशालाएं वो होती हैं जहां पर पौधों को उगाया जाता है, छोटे छोटे बीजों के माध्यम से या जो रोपण विधि है उनके माध्यम से पौधों का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, स्थानीय पौधे तैयार करते हैं आप। ठीक है, क्षेत्र विशेष के आधार पर, मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहां पर नीम के पौधे ज्यादा सर्वाइव करते हैं, तो वहां पर नीम के पौधों के लिए पौधशालाओं का निर्माण होगा। कहीं शीशम है, ठीक है, हिमालय का क्षेत्र है, तो वहां पर जो ठंड में पौधे सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए पौधशाला बनाई जाएगी। ठीक, इसके अलावा क्या है, आप दूसरा क्या है, भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि में वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार क्या है, जो भूमिहीन किसान है उनको थोड़ी थोड़ी सी भूमि के टुकड़े देती है। पहले इनको पट्टे बोलते थे, सरकार क्या करती थी, पट्टों के माध्यम से भूमिहीन किसानों को भूमि देती थी। तो उस भूमि पर क्या करना है, उन लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सामुदायिक वन लगाना, सामुदायिक वनीकरण, जो समुदाय विशेष की जमीन है जो गांव क्षेत्र में आती है, ग्राम समाज के पास जो भूमि है उस भूमि पर वन लगाना। उसके अलावा बंजर और बेकार पड़ी भूमि पर पौध लगाना, नष्ट किए गए वनों में वृक्षारोपण करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। पहले तो इवन ये बहुत अच्छी योजना भी थी कि जो हाईवे बनते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनते थे, जो राजकीय राजमार्ग बनते थे, उनके दोनों ओर सघन वृक्षारोपण होता था, जिससे वो क्या कर सकते थे, एक छाया क्षेत्र का निर्माण करते थे। ठीक है, तो वही चीजें अब दोबारा से अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा नहरों के किनारे भी आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। नहरों के किनारे वृक्षारोपण करने से आपको फायदा ये है कि नहरों के तटबंध जो है वो सुरक्षित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए नहर का ये तटबंध है, ये तटबंध है नहर का, यहाँ पे आपने अगर पेड़ लगा दिए हैं तो ये मिट्टी, जो वृक्ष की जड़ें जो होंगी वो क्या करेंगी, इसको तटबंध को बांधे रहेंगी, नहर टूटने की कोई आपको समस्या नहीं होगी। प्लस यहाँ पर क्या होगा, हमेशा मॉइस्चर रहेगा, तो पेड़ पौधों को पर्याप्त जल जो है उपलब्ध रहेगा। ऐसे वृक्षारोपण में क्या है, वृक्षों के सूख जाने की या नष्ट हो जाने की समस्या क्या है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद होता है नहरों के किनारे वृक्षारोपण। इसके अलावा रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना है आपको, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इवन जब पहले क्या होता था कि जो डीजल आधारित ट्रेनें चलती थी, तो वो क्या करती थी, वो धुएं के माध्यम से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती थी और भी विषैली गैसें करती थी उत्सर्जित। तो अगर आप ऐसे रेल मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करेंगे तो पौधे क्या करेंगे, काफी हद तक उस धुएं को क्या कर देंगे, उस प्रदूषित जो उससे निकल रही है चीजें, उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके आपको स्वच्छ वायु वगैरह प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ रोकने की दृष्टि से तालाबों के किनारे वृक्षारोपण करना, ये भी क्या है, वृक्षारोपण का लाभ। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो आपको वर्षा करने में और बाढ़ों को रोकने में क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वृक्षारोपण के बहुउद्देशीय लाभ, इसके बहुउद्देशीय लाभों में क्या है, पर्यावरण में सुधार। पर्यावरण जो है वो एक नॉर्मल चीज नहीं है, एक बड़ा मतलब एक क्यूमुलेटिव अवधारणा है, एक बड़ा मेजर सेट है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कि लाइक आप वहां पे वन्य जंतुओं को एक अच्छा क्वालिटी का आवास भी दे रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक दूसरे पर जो उत्पाद उपभोक्ता और अपघटक की श्रेणी है उसमें भी आप सुधार कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, प्रदूषण की कमी होगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, भूतापन की समस्या कम होगी, वर्षा जो है वो समय से होगी, जो मृदा का अपरदन होता है वायु के द्वारा उसको भी रोकने में ये काम करते हैं। तो इस तरह से ये वृक्षारोपण के क्या है, पर्यावरण में सुधार के लिए बहुउद्देशीय लाभ है। जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जो वन पर आधारित जनजातियां हैं, ये जो वन क्षेत्र में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वनों से लकड़ी ले आते हैं, उनकी छाल ले आते हैं, ठीक है, उनसे गिरने वाले पत्ते ले आते हैं, उनके फल ले आते हैं, उससे उनका आर्थिक जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता है। वायु के तेज तूफानों से रक्षा करते हैं, आर्द्रता का संरक्षण करते हैं। ये वृक्ष क्या करते हैं, जो है वो छाया प्रदान करते हैं, तो सूर्य का जो तप आता है वो काफी हद तक ये इसको रोक लेते हैं, इसलिए मिट्टी की जो नमी है वो काफी हद तक बनी रहती है, मिट्टी जो है वो सूखती नहीं है। तो इस प्रकार ये आर्द्रता का संरक्षण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी क्या करते हैं, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, तो वहां से भी ये केशकत्व के माध्यम से पानी धीरे धीरे खींचते रहते हैं, जिससे मृदा में क्या होता है, आर्द्रता बनी रहती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, भूमि क्षरण में नियंत्रण। भूमि क्षरण दोनों चीजों से हो सकता है, बाढ़ से भी, हवा से भी। तो बाढ़ से भी ये नियंत्रण करते हैं और हवा के द्वारा जो क्षरण होता है उसके लिए भी ये प्राकृतिक बाधा बनके या प्राकृतिक बाढ़ करके नियंत्रण करते हैं। उद्योग माल के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, जैसे जो आपका टिम्बर इंडस्ट्री है, ठीक है, जो प्लाईवुड है आपकी, उसके लिए क्या करते हैं, कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। पक्षियों के लिए आश्रय है, बंजर और भूमि का उपयोग हो जाएगा, रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, वन आधारित रोजगार है, जैसे मान लीजिए किसी दवाई विशेष का पेड़ कहीं पे लगा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, दवा इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है। आप देखिएगा कभी कि केरल तरफ और जो हिमाचल प्रदेश तरफ जो है वो बहुत सारी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी जमीनें मतलब लीज पे ले रखी हैं,
खरीद तो वो लोग नहीं सकते हैं, वहां तो जमीनें लीज पे ले रखी हैं और वहां पे क्या है ऐसे वृक्षों की खेती कर रहे हैं। और वहां पे क्या है ये जो फार्मेसी का जो उत्पादन, फार्मेसी जो दवा यूज होती है उनका उत्पादन बड़े सक्रिय रूप से चल रहा है। तो वैसे क्षेत्रों में क्या है रोजगार की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ती हैं। इसके अलावा पौधे क्या करते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो ये ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करते हैं। आमोद प्रमोद स्थलों का विकास, आप वैसे स्थलों में क्या कर सकते हैं, टहलने के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको क्या है मन वगैरह स्वस्थ रहता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ सूखे पर नियंत्रण। उसके अलावा ग्रामीण अंचल में आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये रोजगार के आवश्यक स्थानीय स्तर पर अगर ये रोजगार के संभावनाएं बढ़ाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा सरकारी योजनाओं पर डिपेंडेंसी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, और ये लोग रोजगार लेने की जगह रोजगार प्रदाता के रूप में भी उभर के सामने आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इनकी राष्ट्रीय वनों पर जो दबाव है उससे राहत मिल जाएगी, ठीक है, और वर्षा की मात्रा में जो है वो सुधार होगा अगर आप वृक्षारोपण करेंगे। और उस वृक्षारोपण के माध्यम से क्या होगा, जो स्थानीय लोगों की जरूरत है अगर वो पूरी होने लगी तो उनको अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या है, जंगलों में या जो राष्ट्रीय वन है, जो आरक्षित क्षेत्र है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहां उन पर क्या है, जो दबाव है उस दबाव में कमी आएगी। अब देखना है पौधारोपण में बाधाएं क्या आती हैं। तो सबसे पहली बाधा तो ये है कि पौधशाला तैयार करने के लिए कौशल की कमी। एक्चुअल में क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि इनका निर्माण किस तरह से किया जाए। हालांकि अब तो इंटरनेट वगैरह है जिससे इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग उसकी सहायता से क्या है, और सरकार ने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रखे हैं जो इंटरनेट के माध्यम से, उसको देखकर क्या है लोगों में ये कौशल डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी कमी है, ठीक है। उसके अलावा लोगों को वृक्षारोपण का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। पहले तो पौधशालाएं तैयार करनी है जहां छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएं, फिर इन पेड़ों का रोपण कैसे किया जाए उस रोपण के बारे में भी इनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप पेड़ लगाने जा रहे हैं तो आप उस मौसम में लगाएं जब वहां मिट्टी में क्या हो, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता हो, उसको समय पर पानी मिलता रहे, मिट्टी में जो उसके लिए आवश्यक खनिज तत्व हैं वो उसमें है या नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने पेड़ लगाया और वहां जो जानवरों का जो है प्रभाव बहुत अधिक हो और वो पेड़ों को खा जाए, या जो वहाँ आदिवासी जो जनजातियां हैं वो उन वृक्षों को क्या हो, कई बार ऐसे भी होता है कि लोग उन वृक्षों को क्या करते हैं, कई सारे वृक्षों को जो है किसी सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव के कारण उसको अशुभ मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि ये वृक्ष यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो वैसे वृक्षारोपण को भी क्या करते हैं, रोकने में जो है वो दिक्कत मतलब अड़चन प्रदान करते हैं। तो उस तरह से क्या है, ये ज्ञान का भी अभाव है। उसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण के खतरे क्या हैं। अगर एक बार लोगों को पता हो कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या खतरे हो सकते हैं तो लोगों को ये भी फिर उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप होगा कि क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, जिससे ये पर्यावरण प्रदूषण से क्या हो, ठीक से निपटा जा सके। ये स्थानीय लोगों ने उखाड़ फेंकते हैं, सार्वजनिक स्थानों और उनसे संबंधित वस्तुओं के रखरखाव में कोई विश्वास नहीं है। अभी लोगों में क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको लेके कोई लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपदा ना मान के सरकार की संपदा की तरह ट्रीट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं इसके नुकसान से हमें कोई नुकसान नहीं है, जबकि उनके अंदर ये ज्ञान का भाव होना चाहिए कि ये जो सरकारी संपत्तियां हैं वो सारी उनके द्वारा जो सरकार ने उनसे जो कर इकट्ठा किया है, टैक्स लिया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, वो उससे ही निर्माण हुआ है उन सब संपदाओं का। तो इन लोगों को क्या है, इस वजह से उनके रखरखाव में इनका कोई विश्वास नहीं है। तो इनको वहां भी जागरूक करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि क्या है, ये सारा आपका ही पैसा है, सरकार आपसे ही पैसा ले रही है, सरकार के पास अपने पैसों के और कोई स्रोत नहीं है। इसके अलावा पंचायतों की भूमिका कोई संतोषप्रद नहीं है। पहले तो पंचायतों के साथ पास क्या है, अधिकार बहुत कम है। इनके पास प्यूनेटिव, जिनको पनिश करने वाले अधिकार बोलते हैं, या दंड आरोपण के अधिकार, ये या तो बहुत कम है या तो अगर हैं भी तो ये उसको एक्सरसाइज नहीं करती है, जिसके कारण इनकी भूमिका क्या है, किसी भी तरह से संतोषप्रद नहीं है। लोग मनमाने ढंग से क्या करते हैं, किसी भी तरह से संपदा का विदोहन करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं कि इसका दोहन इस तरह से करें कि इसको पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो ये है। उसके अलावा सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का उचित ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता है। जो पैसा ऊपर से नीचे आता है उसका फ्लो जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीजन हैं जो इसमें समस्या करते हैं। इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए सबसे पहले तो वही जागरूकता, और जागरूकता कैसे आएगी? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से क्या हो, वृक्षारोपण की जानकारी दी जाए, इनके महत्व के बारे में बताया जाए और इनकी आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से समझाया जाए। उसके अलावा कृषि प्रचार व प्रसार विभाग द्वारा उपयोगी वृक्षारोपण करके एक उदाहरण के रूप में व्यवहारिक अनुभव दिया जाए। किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आर्थिक लाभ के बारे में
जानकारी दी जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो, पंचायतों को भी इन्वॉल्व करते हुए पंचायत के मुखिया, ब्लॉक के प्रमुख या प्रधान और अन्य अधिकारियों को पूरी तरह से प्रशिक्षण और संबंधित ज्ञान दिया जाए। मेन इसमें जो है वो आपको प्रशिक्षण देना है, उनको सेंसिटिव बनाना है, उनका सेंसिटाइजेशन करना है, उनको संवेदनशील बनाना है, उनको पता हो एक्चुअल में कि इसके फायदे क्या हैं, और जब वो फायदे इसके प्रत्यक्ष रूप से देख लें, सरकार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। और जैसे आप लोग भी अगर पद पे बैठते हैं तो आप लोगों के पास भी इतना पावर जरूर रहेगा कि आप लोगों को जो है ग्रामीण जो आपके क्षेत्र में लोग हैं उनको आप इस तरह से जागरूक करें कि वो लोग क्या हो, इसके लिए जो है मोटिवेट हो, वो लोग सोचें कि नहीं, हम भी पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं और सरकार की संपदा को वो क्या करें, अपनी संपदा माने। तो इस तरह से इसके उपाय किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए कुछ कुछ जो है वो योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें सबसे पहली तो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये कई बार चर्चा हो चुकी है। इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 के तहत शुरू किए गए 8 मिशनों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के लिए 8 मिशन यूज किए गए थे। हम पहले के वीडियो में आपको वो 8 मिशन के नाम बता चुके हैं, तो उन्हीं मिशनों में से एक ये मिशन है। इसका कार्यान्वयन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, वो जो हमने आपको बताया था MOFECC, ठीक है, उसके द्वारा राज्य स्तर पर जो है वो राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है क्या है, तो क्या है, भारत में गिरते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना। जो गिर रहा है आवरण, उसकी रक्षा कैसे करेंगे कि जितना भी वन आवरण है उसको कैसे भी फर्दर जो है रिडक्शन से उसके फर्दर क्षरण को रोका जाए। उसके बाद जितना क्षरण हो गया उसकी पुनर्स्थापना की जाए, मतलब जहां आप थे वहां पर वापस पहुंचा जाए, और वापस पहुंचने के बाद फिर उसकी वृद्धि की जाए। तो आपको ये तीनों करना है, पहले रोकना है, रोकने के बाद जहां पे थे वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद आपको वृद्धि करनी है। लाइक आपके पास 100 रुपए थे, घट के 50 हो गए, तो पहले आपको क्या करना है, 50 को 100 करना है और फिर 100 को 200 करना है। इस तरह की यह उदाहरण यहाँ पर है। इसके अलावा वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना, लोगों की जो वन आधारित आजीविका आय है उसमें वृद्धि करना है। क्या करेंगे लोग उसके लिए, अगर वन उत्पादों को प्रसंस्कृत करें, लाइक अगर वन में कोई जो मटेरियल है उससे कोई जो है कोई रॉ मटेरियल है उससे किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, तो जो लोकल लेवल पॉपुलेशन है उसको इनेबल किया जाए कि वो उससे क्या हो, उसका प्रसंस्करण करके उससे जो है अधिक उपयोगी वस्तु बनाए, जिससे उनका क्या हो, उसकी कीमत में संवर्धन हो और उनकी आजीविका आय में वृद्धि हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वन के जो आसपास के लोग हैं वो क्या करें, केवल वन संपदा के संग्राहक बन के रह जाएं, कच्चे माल के सप्लायर बन के रह जाएं। ठीक, वनों के आसपास रहने वाले लगभग 3 मिलियन परिवारों की वन आधारित आजीविका का विविधीकरण। विविधीकरण मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वन क्षेत्र में किसी वन क्षेत्र में अगर तेंदु लगा है तो पूरी जनसंख्या क्या कर रही है, वहां पे केवल तेंदु पत्ते का कलेक्शन करके उसको बीड़ी उद्योग के लिए सप्लाई कर रही है। वैसा नहीं करना है, उनको इस तरह से लगाना है कि कुछ लोग एक वस्तु में लगे, कुछ लोग दूसरी वस्तु में लगे, कुछ लोग तीसरी वस्तु में लगे। तो ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर वस्तु अगर खत्म हो जाए तो सभी की आजीविका जो है वो एक साथ नष्ट हो जाए। इसमें क्या करना है, विविधीकरण करना है। और उसके अलावा 5 मिलियन हेक्टेयर वन या वृक्षों के आच्छादन तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन इंडिया मिशन। इसके बाद दूसरा जो प्रयोग है, जो योजना है, वो है सामाजिक वानिकी। ठीक है, जिसको सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत 1978 में सामाजिक वानिकी हेतु पहला सुझाव जो है 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिया गया था। जो नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन है उसके द्वारा 1976 में सामाजिक वानिकी की बात की गई थी, और ये 1978 में स्टार्ट हुआ था। हम लोगों को, अगर आपको याद हो तो जब हम लोग आई थिंक तीसरा या चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे ये सामाजिक वानिकी की चर्चा हुई थी। इसमें बताया भी गया था कि शायद वर्ल्ड बैंक से फंड आता है। आप वो वहां से देख लीजिएगा, वहां ये काफी एक्सप्लेन किया था, इस वजह से यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है। ये लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य जो है वन क्षेत्र का विस्तार, लघु वन उत्पादों व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण रोजगार को अवसर पैदा करना है। इसमें क्या है, सामाजिक वानिकी हेतु क्या करना है आपको, जो समाज के लोग हैं, जो गांव ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको बोलना है कि आप लोग क्या करें, सरकारी भूमि पर भी लगा सकते हैं या निजी भूमि पर भी क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। और ऐसे पेड़ लगाएं जिनके उत्पादों का उपयोग क्या हो, आपके कुटीर उद्योगों में हो, और उससे लघु वन उत्पाद आपको मिल सके। फलदार आप वृक्ष लगाएं, वैसे वृक्ष लगाएं जिनका औषधीय गुण है। ठीक है, जैसे नीम का औषधीय गुण काफी है। ठीक है, नीम का तो इवन आजकल आप लोग क्या कर सकते हैं, जो जैविक जीवनाशक है जिसको आप पेस्टिसाइड बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को आप मिर्च वगैरह के साथ उबाल के
सांद्रित अगर कर लेते हैं तो उसका जो है वो केमिकल के रूप में जो कीटाणुनाशक होता है उसके रूप में फसलों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक वानिकी के लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उठा सकते हैं। इसके घटक मतलब इसमें क्या क्या काम होते हैं, इसमें क्या है, मुफ्त या कम दाम पर पौधे वितरित कर किसानों को खेतों में वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करना, सामुदायिक उपयोग हेतु वन विभाग द्वारा सड़कों, नहरों, रेल लाइन और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, और सामुदायिक स्थलों पर सामान्य जनता द्वारा बंटवारे के आधार पर वृक्ष लगाना। इस तरह के इसके घटक है, मतलब कंपोनेंट्स जो है वो इस तरह से सामुदायिक वानिकी में ये चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है, नेक्स्ट योजना है वृक्षारोपण महाकुंभ योजना। ठीक है, महाकुंभ है तो कुंभ जो है वो यूपी में सबसे ज्यादा फेमस है, बाकी 4 जगहों पर और कुंभ लगता है, मतलब 3 जगहों पर और, यूपी को मिला के 4 जगह, प्रयागराज को मिला के महाकुंभ योजना है। ये उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई 2019 में। इसमें क्या था, राज्य के सभी जिलों में 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। 9 अगस्त 2019 को क्रांति दिवस 77वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्य सरकार के सभी जिलों में 22 करोड़ पौधे लगाएगी। ये क्रांति दिवस आप लोगों को पता हो, अगस्त क्रांति जो हुई थी वो क्या हुई थी, 9 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। तो उसके 77 वर्ष बाद, 42 से 77 जोड़ेंगे तो 2019, 77 वर्षगांठ के मौके पर राज्य सरकार को सभी जिलों में कितने लगाने हैं, 22 करोड़ पौधे लगाने हैं। उसके अलावा पेड़ों की वृद्धि और उनकी उचित निगरानी हो, इसके लिए पौधों का पोषण करने के लिए एक संरक्षक भी नियुक्त करेगी। ये वृक्षारोपण महाकुंभ योजना थी जो 2019 में चलाई गई थी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2022 को एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था, जिसके तहत 15 अगस्त तक प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। ये यूपी में टारगेट रखा था और इन लोगों ने टारगेट अचीव भी किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं और क्या है, उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महोत्सव योजना 2023। इस अभियान के तहत जो प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद पहले बोलते थे, वहां गंगा यमुना के संगम के किनारे परेड ग्राउंड, जो गंगा यमुना का संगम क्षेत्र है, आप उसमें अगर एंटर करना चाहते हैं, मेन शहर की तरफ से जाएंगे तो पहले आपको परेड ग्राउंड होते हुए जाना पड़ता है। तो उस परेड ग्राउंड में क्या है, मुफ्त पौधे वितरित करेगी। इसके अलावा अगर कोई पौधेरोपण अभियान योजना का हिस्सा बनना चाहता है तो अपने घर या मोहल्ले में लगाने के लिए फ्री पौधे ले जा सकता है। ये योजना 2023 की है। उसके अलावा हरित राजमार्ग नीति, वही समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, सरकारी और गैर सरकारी की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों की हरियाली बढ़ावा देना। वही सड़कों के दोनों तरफ क्या है, पेड़ लगाना है, उसका जो है वो कॉरिडोर की तरह बना देना है, ग्रीन कॉरिडोर की तरह, जो क्या करेगा, छाया भी प्रदान करेगा, जो है प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगा, ध्वनि प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगा, और शुद्ध जो प्राणवायु जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं वो भी प्रदान करने में सहायता करेगा। इसके अलावा एक योजना है यूपी गंगा हरितमा योजना। ये 26 दिसंबर 2021 को शुरू हुई। इसमें उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे लगभग 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाना, जिससे वायुमंडल स्वच्छ रहे। फिर उसके दूसरा गंगा वृक्षारोपण, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये गंगा वृक्षारोपण योजना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा है। ठीक है, और उसके अलावा यूपी गंगा हरितमा योजना है, ये राज्य सरकार की योजना है। ठीक, दोनों गंगा की है। तो ये वाली जो यूपी गंगा हरितमा है, तो गंगा का जितना यूपी में क्षेत्र है उसके, और जो गंगा वृक्षारोपण तो जितने भी राज्य हैं जिनसे गंगा जी बहती हैं उनमें। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की ओर से 2018 में गंगा घाटी योजना क्या है, राज्य के जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई, मतलब उसमें शुरू की गई ये योजना। इन राज्यों में इसमें क्या लगाना है, गंगा के दोनों तरफ वृक्षारोपण करना है। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें इतना ही कुछ था। ठीक, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप में लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी सारे फ्री पीडीएफ के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी कोशिश है कि आगे के 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आपके सारे कोर्स जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, एक्चुअल में इसके लिए डेटा के साथ समस्या ये है कि इनके लिए कोई स्पेशल बुक्स तो है नहीं, तो जो एक्चुअल में एक्ट्स हैं, अधिनियम है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको पढ़ के क्या करना है, डेटा निकालना पड़ता है। और वो सारा डेटा जो है वो इंग्लिश में है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा है वो इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करना होता है, और ट्रांसलेट भी ऐसा करना होता है जिससे उसका एक्चुअल भाव जो है वो परिवर्तित ना हो। तो इस वजह से इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द क्या करें, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।